अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज जो है एम कैट और ई कैट की प्रिपरेशन का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर होगा क्योंकि बहुत सारे लॉज और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। सो क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो बात आप समझ लो। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके अहम पोस्टुलेट्स। और उसके बाद जो गैस लॉज हैं स्पेशली वो आज के लेक्चर के अंदर मैंने रखे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो वन बाय वन इन लॉज को समझेंगे और सेकेंड पार्ट में यानी कि इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में इंशाल्लाह इन तमाम टॉपिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो पोस्टुलेट्स नंबर 1, जो गैशियस स्टेट है इज द वन इन विच द मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, बहुत ही वाइडली सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, बट हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है यानी कि नेग्लिजिबल होता है। द गैसेज आर इजी टू कंप्रेस ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। क्यों गैसेज को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि उनके दरमियान में, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं यानी खाली जगह पाई जाती हैं। अब देखो मिसाल के तौर पे ये एक कंटेनर में बना रहा हूँ जिसके अंदर हमने गैस फिल करी है। ठीक है, पहला पॉइंट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये कंटेनर है तो आप ये देखोगे कि एक मॉलिक्यूल आपको यहाँ कहीं पर नज़र आ रहा है, एक मॉलिक्यूल आपको यहाँ कहीं पर नज़र आ रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है। बस मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीन पर आप लोगों को ये पॉइंट्स नज़र आ जाएं, क्योंकि मैं जानबूझ के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लगा रहा हूँ सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि आप देखो ये एक मॉलिक्यूल है, इधर एक मॉलिक्यूल है, और दोनों के दरमियान का जो स्पेस है आप देख लो, इनके दरमियान का स्पेस कितना ज़्यादा है। ये स्पेस है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान का। तो देख लो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, और जो उनका साइज़ होता है, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ये जो इनका साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्योंकि उनके दरमियान में इतनी खाली स्पेसेस होती हैं तो गैसेस को हम आसानी के साथ कंप्रेस कर सकते हैं। नंबर 2, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सॉलिड के भी होते हैं, लिक्विड के भी होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में, बिटवीन कोलिजन यानी कि जब तक वो टकराते नहीं है स्ट्रेट मूव करते हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम हो सकती है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन इज द मीन फ्री पाथ। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन भी है। मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं? कि जब एवरेज जो डिस्टेंस है, क्योंकि हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जल्दी टकरा जाएं, दो के दरमियान में गैप ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फासला तय करें टकराने से पहले, लेकिन जो एवरेज डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के दरमियान में जो वो तय करते हैं उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ से मुराद यानी कि कोलिजन, जो कोलिजन्स हैं उनके दरमियान का जो एवरेज डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल करते हैं मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये सारी बात समझा दूं, दोबारा से एक और कंटेनर सपोज करते हैं और एक और मॉलिक्यूल की बात आपको समझाता हूँ कि इस कंटेनर में क्या हो रहा होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में तो है, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो कभी इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल कभी इधर मूव कर रहा है। तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो हैं तो कंटिन्यूअस मोशन में, लगातार इधर उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन याद रखो उनकी जो मोशन है वो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल ट्रैवल करते करते गोल घूम जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात आप समझ जाइए, सिर्फ मूव करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में करेंगे, ठीक है ना, और रैंडम डायरेक्शन में करेंगे, ये भी है। टकराएंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, रैंडम जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कोलिजन्स के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। एवरेज इस वजह से क्योंकि कभी कभार कोलिजन्स के दरमियान फासला कम भी तय हो सकता है और कभी कभार ज्यादा भी हो सकता है, तो हमें उसका एवरेज की बात करनी पड़ेगी। नंबर 3, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और दीवारों के साथ कोलाइड करते हैं कंटेनर की, बट ये जो कोलिजन्स होते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कोलिजन से मुराद होती है, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी स्टडी करोगे डेप्थ में जाके, ये वो कोलिजन्स होते हैं जिनमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, यानी कि जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होती। जो मॉलिक्यूल्स हैं टकराते तो हैं एक दूसरे से, लेकिन उसमें एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती, जो उनकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहती है। और इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, कोई टूट फूट भी नहीं होती, यानी कि जो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे टकराते हैं तो उनमें कोई टूट फूट नहीं होती। इलास्टिक कोलिजन की एक खास बात है कि उसमें टूट फूट नहीं होती, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इलास्टिसिटी पाई जाती है, बिल्कुल जैसे एक बॉल जो है वो रैकेट से टकराए, इस किस्म का एक कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान का। नंबर 4, जो गैस प्रेशर है वो रिजल्ट होता है कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जो गैस का प्रेशर है वो कहां से आता है? वो आता है जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, यानी कि टकराते हैं, किसके साथ?
कंटेनर की दीवारों के साथ। तो अगर मैं एक गुब्बारे की मिसाल ले लूं तो गुब्बारे की दीवारों के साथ मॉलिक्यूल टकरा रहे होते हैं। गुब्बारे को कान से लगा के सुनो, आप बाकायदा उस कोलिजन को ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो आवाज आ रही है हमें अंदर, किसी बलून को अगर भरा हुआ है एक बलून हवा से, उसको अपने कान के साथ लगाएं तो हमें बाकायदा एक साउंड सा सुनाई देगा। वो साउंड क्यों नजर आ रहा है, क्यों सॉरी हमें सुनाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है हमें एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द बलून, या कोई कंटेनर हो तो कंटेनर की दीवारों से भी टकरा सकता है। नंबर 5, आइडियल गैस अगर हो तो उसमें कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक मॉलिक्यूल एक्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। आइडियल गैस वो गैस होती है, देखो दो किस्म की गैसेज होती हैं, आइडियल गैसेज होती हैं और रियल गैसेज होती हैं। रियल गैसेज जो हमारे इर्द गिर्द हमें मिलती हैं वो रियल गैसेज हैं, और आइडियल तो नाम से ही जाहिर है कामिल, एक आइडियल है, ठीक है ना, एक हमारी एक सोच है, और ये वो गैसेज हैं जो कि तमाम लॉज ऑफ गैसेस पर एक्ट करती हैं, उसे आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडियल मामला हो गया है। तो रियल गैसेस में तो फिर भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं और मॉलिक्यूल्स का साइज भी होता है, बट यहाँ पर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमारी आइडियल होगी, जिसके ऊपर ये सारी की सारी थ्योरी और लॉज हम लोग स्टडी करेंगे। तो उनके मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं पाई जाती। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। इसका मतलब हर मॉलिक्यूल आज़ाद होता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। नंबर 6, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है, यानी कि जितना ज़्यादा गैस का टेम्परेचर होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उतनी ही उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी समझते हो ना आप लोग, 12 mv²। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस का, उतना ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे, यानी कि उतनी ही ज़्यादा उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। एवरेज इसलिए कहते हैं कि भाई किसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, लेकिन अगर हम एज अ होल बात कर रहे हैं, पूरी गैस की बात कर रहे हैं, तो हमें एवरेज की बात करनी पड़ेगी। एट एनी गिवन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो होती है 1/2 mv² के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाँ 1/2 mv² ही होता है। मैट्रिक फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर फेज के अंदर आप लोग स्टडी कर चुके होंगे। ठीक है, तो वो जो लॉ था बॉयल्स लॉ, उसमें बॉयल ने क्या किया कि एक ट्यूब का इस्तेमाल करा। ये जो है ना एक जे शेप ट्यूब है, इसको इसने इस्तेमाल करा, और उस ट्यूब का जो ये लोअर एंड था ना, अब जे टाइप है तो यकीनन एक अपर एंड होगा, ये अपर एंड है, और ये जो पार्ट नजर आ रहा है लोअर एंड है। इसको तो सबसे पहले उसने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब लोअर एंड क्लोज कर दिया, और फिर क्या करा, यहाँ से मरकरी को फिल करा इसके अंदर। यहाँ से मरकरी का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट फिल करा, तो मरकरी फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर ग्रे सा नजर आ रहा है ना, ये आ गया पूरा का पूरा मरकरी। और उसके लिए क्या है, यहाँ से जो है ना, क्योंकि उसने फिल कर दिया था, तो कुछ एयर जो है वो ट्रैप हो गई। ठीक है ना, एयर को यहाँ पे ट्रैप करके सील कर दिया। ठीक है, यानी जब यहाँ से मरकरी को फिल करा तो कुछ अमाउंट यहाँ पर एयर का हमने क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। मरकरी को पूरा फिल नहीं करा, यहाँ पर जो है वो एयर मौजूद है जो कि ट्रैप हो चुकी है, और ये मरकरी आ गया। अच्छा, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा यहाँ वाले मरकरी के ऊपर, वो कितना लग रहा था, वो लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, 1 atm के बराबर, या 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर, जो मैं आपको समझा चुका हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो यूनिट्स हैं। तो बहरहाल अभी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो ट्रैप की गई है, जिसके ऊपर प्रेशर हम सारा अप्लाई करेंगे, और ये जो है वो मरकरी आ गया दरमियान में, और फिर मरकरी के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, अभी जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अच्छा, दोनों के जब ये अप्लाई बराबर होते हैं ना, ये जो दोनों का लेवल बराबर आ रहा है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। जब मरकरी का लोअर एंड यानी कि ये वाला और ये वाले का लेवल बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या करा गया, ऊपर से मरकरी के अमाउंट को बढ़ाया गया। ठीक है, मरकरी को ऐड करने के बाद देखो मरकरी हमने इतना ऐड कर दिया। अब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, लेकिन यहां से क्या हुआ, मरकरी बढ़ाने के बाद हमने क्या करा, हमने यहां पर जो वॉल्यूम था, हमने इस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करा, एयर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करा। जब प्रेशर बढ़ाया तो आप देखो जो ट्रैप हुई हुई एयर थी उसका वॉल्यूम कितने फैक्टर से कम हो गया, डाउन बाय फैक्टर ऑफ 2, यानी कि समझ लो आधा हो गया। जितना वॉल्यूम इधर था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया। और ऐसा करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, ऐसा करने के लिए हमने प्रेशर को बढ़ाया। ठीक है, तो अभी हमने प्रेशर को, जब यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था, साथ साथ हम लोगों ने जब मरकरी ऐड करा, तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट नजर आ रही है ना, यहां से लेके यहां तक की, ये एक्स्ट्रा हाइट जो आ रही है ना मरकरी की,
पहले तो जब दोनों बराबर थे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा था, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसे हम कह सकते हैं पीएच। पीएच इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जो हाइट है ना, जो हेड है यहां से लेके यहां तक का मरकरी का, उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। यानी कि इस कंडीशन के अंदर अगर मैं टोटल प्रेशर निकालना चाहूं, ठीक है, तो टोटल प्रेशर को फॉर एग्जांपल हम पीटी से शो कर देंगे, तो बराबर किसके आएगा, वो बराबर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम शो करते हैं पीए से। और पीए के अंदर फिर हम क्या ऐड कर देंगे, पीए के अंदर एक्स्ट्रा जो प्रेशर हमने अभी भी मरकरी ऐड करने के ऊपर जब हमने मरकरी ऐड करा तो अप्लाई होने लगा, उसको हम किससे शो कर रहे हैं, पीएच से। यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो हेड है जो मरकरी हमने ऐड किया उसका प्रेशर। तो देखा है गया कि जब हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया हाफ। ठीक है, तो ये रॉबर्ट बॉयल ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उसने ऑब्जर्व करा कि जब मैंने प्रेशर को डबल करा तो वॉल्यूम हो गया हाफ। और अगर वॉल्यूम हाफ हो गया प्रेशर के डबल करने पर तो हम बॉयल्स लॉ को अब स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने क्या फाइंड करा कि जब हमने और ज्यादा मरकरी ट्यूब के अंदर दाखिल कर दिया तो जैसे ही हमने इंक्रीज करा प्रेशर को उस ट्रैप हुई हुई एयर में, वो जो एयर ट्रैप हुई थी उसमें हमने बढ़ाया, द एयर वॉल्यूम हाफ, जो एयर का वॉल्यूम था वो हाफ हो गया। कब हाफ हुआ, जब टोटल प्रेशर, जो मैंने अभी आपको समझाया ना, टोटल वाला प्रेशर इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वाज डबल्ड, यानी कि जो टोटल प्रेशर था उसको जब हमने डबल कर दिया तब वॉल्यूम क्या हो गया, तब वॉल्यूम हो गया हाफ। तो इस रिजल्ट से, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करा उसका जब ये रिजल्ट मिला तो अब हम क्या स्टेट करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। ठीक है ना, मास को हमने चेंज नहीं करा, मास को हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन जो वॉल्यूम था उस गैस का वो इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है, वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है टू द अप्लाइड प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना, एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी कम हो जाए, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है और जो अप्लाइड प्रेशर है उनका रिलेशन कैसा देखा गया, उनका रिलेशन देखा गया इनवर्सली। और इसके लिए हमने क्या चीज कांस्टेंट रखी, इसके लिए लाजमी तौर पे टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा। तो मैंने आपको 4 फैक्टर बताए थे ना, यहाँ पे रिलेशन बना वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान का, और मास और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा। मास को कांस्टेंट रखने का मतलब है हमने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे। तो ये आ गया हमारे पास बॉयल्स लॉ के प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, और प्रेशर कम करो तो वॉल्यूम हो जाएगा ज्यादा। इस तरीके से समझ लो कि अगर P शो कर रहा है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, तो जो सरफेस के ऊपर प्रेशर लग रहा था अगर वो P है, ठीक है ना, और जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो V है। ठीक है, तो प्रेशर आ गया P, वॉल्यूम आ गया V। तो मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ को हम कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, 1/P लिखते हैं, तो इनवर्स रिलेशन होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है, और आता है एक कांस्टेंट, और यहां आने वाला कांस्टेंट है लेट से K के बराबर, कुछ भी हो सकता है, K आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर उस K की वैल्यू फाइंड करनी है तो P इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो PV बराबर आ जाएगा कांस्टेंट के। और PV कांस्टेंट आने का मतलब पता है क्या है, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, और ज्यादा बेहतर तरीके से PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को समझ लो। और ये सब हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया था जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगर P1 V1 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में हमने गैस फिल करी हुई और गैस का वॉल्यूम जो है इनिशियल वो V1 है, और ऊपर से जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जो वजन हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर कितना है, P1 है, ये इनिशियल है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने इंक्रीज करा प्रेशर को P1 से P2, हमने प्रेशर को P1 से बढ़ा के P2 कर दिया, ऊपर समझ लो हमने इसके ऊपर वजन ज्यादा कर दिया। जब हमने इसके ऊपर वजन ज्यादा कर दिया तो हमने देखा वॉल्यूम क्या हो गया, प्रेशर को हमने P1 से बढ़ा के P2 करा तो वॉल्यूम V1 से कम होके कितना हो गया, V2 हो गया। जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया, V1 से डिक्रीज होके कितना हो गया, V2। और अब मैं क्या, जो मैंने बताया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इनिशियली अगर देखा जाए तो इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है। ठीक है ना, तो P1 V1 किसके बराबर आएगा, K के, क्योंकि लॉ ये कह रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट K के बराबर आता है। लेट्स से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली क्या बाद का लिखेंगे तो बाद वाला प्रेशर कितना है, P2, और बाद वाला वॉल्यूम कितना है, V2। तो P2 इंटू V2 किसके बराबर आएगा, वो भी बराबर आ जाएगा K के। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, P1 V1 भी K के बराबर है और P2 V2 भी K के बराबर है। दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट करें तो क्या रिजल्ट मिल सकता है, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से हमें इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगी, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि P1 V1 प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, जो बराबर आएगा P2 V2 के, और ये दोनों किसके बराबर हैं, K के।
और के ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है जो कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहने का मकसद ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमेशा हमेशा एक जैसा रहेगा। ठीक है, फिगर के जरिए एक बार और समझ लो इसको ना। मिसाल के तौर पे यहां पर हमने करा हुआ था प्रेशर 2 atm। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं ऐसे ही, बस हमने प्रेशर कितना करा हुआ है, हमने प्रेशर ऊपर रखा हुआ है 2 atm। ठीक है, और उस वक्त वॉल्यूम कितना हो रहा है, उस वक्त वॉल्यूम हो रहा है मिसाल के तौर पे 4 कर देते हैं, उस वक्त जो वॉल्यूम हो रहा है वो हो रहा है 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्यूब, सॉरी वॉल्यूम है तो 4 मीटर क्यूब हो रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 इंटू टू, 4 इंटू टू करेंगे तो प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट बराबर आ जाएगा 4 2 8 के। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रेशर को मैंने कर दिया लेट से बराबर कितना कर दिया मैंने 4 atm के, वहां पे 2 atm था तो यहाँ पे मैंने समझ लो उसको डबल कर दिया तो कितना आ गया 4 atm। तो अब वॉल्यूम कितना हो गया होगा, वॉल्यूम हो गया होगा 2 मीटर क्यूब। ठीक है, और फिर हमें कैसे पता चला कि जो वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब हो गया होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है, तो अभी भी 2 इंटू 4 कितना आना चाहिए 8। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोसेस के शुरू में प्रोडक्ट लो या प्रोसेस के बाद में प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट लो, आंसर हमेशा इक्वली आता है। ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब ग्राफिकली समझ लेते हैं। ग्राफ अगर बनाएंगे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान का तो वो एक पैराबोलिक कर्व बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, एक कर्व बनेगा, और जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली रिलेटेड होती हैं तो जो कर्व होता है, जो ग्राफ होता है उनके दरमियान का, वो एक कर्व ही बनता है। देखो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या हो गया, वॉल्यूम कम था, प्रेशर ज्यादा था, फिर हमने प्रेशर को क्या करा, फिर हमने प्रेशर को कम करा कम करा कम करा, तो आखिर में वॉल्यूम बढ़ गया। देखो वॉल्यूम V1 से, लेट से V1 से बढ़ के कितना हो गया, वॉल्यूम V1 से बढ़ के हो गया V2, और प्रेशर देख लो, पहले प्रेशर कितना था, लेट से पहले प्रेशर P1 था, और अब प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो प्रेशर क्या है, प्रेशर कम हो गया होगा, वो प्रेशर हो जाएगा P2 के बराबर। ठीक है, और अगर यही ग्राफ बनता V और 1/P के दरमियान में, अगर आप ग्राफ बनाओगे ना P और 1/V के दरमियान में, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट से आपने इधर प्रेशर को प्लॉट कर दिया 1/P को, और यहाँ पे वॉल्यूम को प्लॉट कर दिया, तो क्योंकि प्रेशर का रेसिप्रोकल लिखा है 1/P, तो यहाँ पे जो बनती है वो बनती है एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर तो P और V का ग्राफ बनाओगे तो पैराबोलिक कर्व बन जाएगा, अदरवाइज अगर 1/P वाला ग्राफ बनाओगे तो वो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो स्टेटमेंट क्या बनी, स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की होती है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के अगर एक स्पेसिफिक मास है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज कम करो तो दूसरी कम हो जाएगी। यानी कि गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और गैस का टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जो कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ भी है। तो फिर वही बात है, यहाँ पर रिलेशन बना वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में, और दो चीजों को हमने कांस्टेंट रखा, मास यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा, और प्रेशर ऑफ ऑन द गैस को भी हमने कांस्टेंट रखा। ठीक है, स्टेटमेंट हो गई। मैथमेटिकली समझ लो, अगर V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस को, अगर V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस को, और T रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, तो कैसे लिख सकते हैं हम मैथमेटिकली, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, और ऐसा करने के लिए प्रेशर को हमने क्या रखा होगा, कांस्टेंट रखा होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमें पता है इक्वल टू का साइन आता है, और आता है कांस्टेंट, और यहां आने वाला कांस्टेंट भी लेट से K के बराबर है, स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, और फिर अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे K की वैल्यू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V/T बराबर आ जाएगा K के। ठीक है ना, V/T K के बराबर आ जाएगा। यानी कि पिछली मरतबा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि वॉल्यूम को डिवाइड कराओ एब्सोल्यूट टेम्परेचर से तो एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। अगर V1 और T1 इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और हमने कांस्टेंट रखा प्रेशर को, अब हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर ऑफ गैस को बढ़ाया, T1 से बढ़ा के कितना कर दिया T2, जिसके लिए यकीनन हमने हीट दी होगी, तो वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो जाएगा V2। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट में इसको, पहले वॉल्यूम फॉर एग्जांपल V1 था, टेम्परेचर T1 था, हमने इसको रख दिया स्प्रेड लैंप पर या किसी भी तरीके से हीट दी, तो हीट देने के बाद देखो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स फैले, और फैलने के बाद देख लो जब टेम्परेचर बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, डबल हो गया। फॉर एग्जांपल, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसको
मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने बताया ना v अपॉन टी कॉन्स्टेंट के बराबर आ रहा है। अगर इनिशियली देखोगे तो v1 अपॉन t1 कॉन्स्टेंट आएगा, यानी कि k के बराबर आएगा। लेट से हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। और फिर दूसरे केस में v2 डिवाइड बाई t2 करेंगे, क्योंकि बाद वाला वॉल्यूम v2 है और टेम्परेचर t2 है, तो वो भी किसके बराबर आएगा, k के ही बराबर आएगा, यानी कि आंसर जो है वो इक्वल आएगा। और आंसर इक्वल आने का मतलब ये हो गया कि अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट को इक्वल करेंगे, तो v1 अपॉन t1 बराबर आएगा v2 अपॉन t2 के, और दोनों का ये आंसर k के बराबर आएगा। और k एक्चुअली किसको शो कर रहा है, k शो कर रहा है कांस्टेंट को। ठीक है, एग्जांपल दूं मैं, एग्जाम्पल लेट से ये कितना था, लेट से ये था 300 केल्विन। ठीक है ना, पहले वाला जो टेम्परेचर था लेट से वो केल्विन में था, और वो कितना था 300 केल्विन था। और उस वक्त वॉल्यूम कितना हो रहा था, उस वक्त वॉल्यूम हो रहा था फॉर एग्जाम्पल 60 कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम हो रहा था 60 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, या चलो 600 मीटर क्यूब कर देते हैं आसानी के लिए, 600 मीटर क्यूब कर देते हैं। तो अभी अगर v ओवर t करोगे, v1 अपॉन t1 करोगे, तो 600 डिवाइड बाय 300, 600 डिवाइड बाय 300 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इनिशियली जो रेशो ले रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वो 2 के बराबर आ रहा है। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है ना, टेम्परेचर को हमने कुछ और कर दिया। लेट से हमने टेम्परेचर को कर दिया यहाँ पे 500 केल्विन, लेट से हमने टेम्परेचर यहाँ पे 500 केल्विन कर दिया। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बढ़ने के बाद, अब याद रखो पहले अगर वॉल्यूम जो है वो 600 मीटर क्यूब था, तो अब वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, एग्जाम्पल है सिर्फ, ऐसा होता नहीं है इतना ज्यादा वॉल्यूम, लेकिन खैर बहरहाल 1000 मीटर क्यूब। वो क्यों, क्योंकि अभी भी अगर v2 डिवाइड बाय t2 करोगे, v2 डिवाइड बाय t2 करोगे, यानी कि 1000 डिवाइड बाय 500 करोगे, तो 1000 डिवाइड बाय 500 भी किसके बराबर आएगा, 2 का। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो सेम रहता है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो। ठीक है, ग्राफ समझ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज हैं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन एक बड़ी खास बात यह है, अच्छा टेम्परेचर जो है ना, ये देखो कि टेम्परेचर जीरो नहीं, ये अगर हमने टेम्परेचर को जीरो भी कर दिया एक्स एक्सिस के अंदर, और ये टेम्परेचर हम जो है वो सेल्सियस से मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में, तो आप देखो टेम्परेचर को जब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस भी कर दिया, तब भी गैस का कुछ तो वॉल्यूम है ना, यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक कुछ तो वॉल्यूम है। तो इसी ग्राफ की मदद से हम एक थ्योरेटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कि जरा चेक कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो जीरो हो जाए, जो कि थ्योरेटिकल बात है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को हम इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉट करेंगे। एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद हमें पता चलेगा कि कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, वो हमेशा हमेशा एक खास पॉइंट पे जाकर जो गैस का वॉल्यूम है वो जीरो हो रहा है। समझ रहे हो ना, वाई एक्सिस इधर जीरो हो रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस इधर जीरो हो गया। ये वाई एक्सिस जीरो होने का मतलब वॉल्यूम जीरो हो गया। और कभी भी एक्सपेरिमेंट करो डिफरेंट गैसेस के लिहाज से, तो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो क्रॉस करता है, टच करता है, और वो होता है -273.16। इसको याद रखने के लिए आप -273 डिग्री सेल्सियस भी याद रख सकते हैं। ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस का जो वॉल्यूम है वो थियोरेटिकली जीरो हो जाता है, यानी कि जो गैस है वो स्पेस ऑक्यूपाई करना बंद कर देती है। और अगर केल्विन में इसको कन्वर्ट करें, पता ना सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए +273 करते हैं, तो इसमें अगर +273 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 केल्विन। तो 0 केल्विन या -273.16 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे गैस स्पेस ऑक्यूपाई करना बंद कर देती है, थियोरेटिकली ग्राफिकली जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया। और ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्यों, क्योंकि केल्विन ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये वो पॉइंट है जहां पर जाके केल्विन जीरो के बराबर हो जाता है। सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। स्टेटमेंट, this law states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain the same number of molecules। कहने का मकसद ये है कि अगर इक्वल वॉल्यूम होंगे किसी भी गैस के, ठीक है, और उन गैसेस का टेम्परेचर सेम हो और प्रेशर सेम हो, तो वो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास दो गैसेस हैं, अगर पहले हमारे पास गैस है ऑक्सीजन, मिसाल के तौर पे एक कंटेनर के अंदर ना, कंटेनर के पास हमारे जो एक गैस है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जो मैं बनाऊंगा ना सिलेंडर्स में वो सेम है, ठीक है। और एक दूसरा हमारे पास सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम पहले वाले सिलेंडर के बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों जो सिलेंडर्स है ना
उनके वॉल्यूम बराबर है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस है, तो एक में ऑक्सीजन आ गई, एक में नाइट्रोजन आ गई, ठीक है। दोनों के ऊपर टेम्परेचर सेम है, यानी कि इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी P है और इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी P है, और वॉल्यूम तो आपको नजर ही आ रहा है कि दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अगर दो गैसेज हैं, हालांकि वो दो डिफरेंट गैसेज हैं, बट क्योंकि उनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं और उनके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो वो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि मॉलिक्यूल्स की तादाद अगर आप ऑक्सीजन की देखोगे या मॉलिक्यूल्स की तादाद आप नाइट्रोजन की देखोगे, तो दोनों सूरतों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इक्वल। समझ गए ना बात? मतलब ये बात तो कंफर्म है कि आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है वो हैवियर होती है नाइट्रोजन से, बट उसके बावजूद भी जो हमारे पास ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, दोनों के वॉल्यूम्स अगर इक्वल हैं और दोनों पे प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल लगा हुआ है, तो सिलेंडर के अंदर इक्वल नंबर्स यानी कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको कहने का एक और तरीकेकार भी होता है जो मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकली हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। और ऐसा करने के लिए दो चीजें हमें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। क्या क्या? उस गैस के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है और उस गैस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर, और दूसरी क्या चीज मैं आपको कह रहा हूं, दूसरी चीज है टेम्परेचर। ये दोनों क्या रहने चाहिए, ये दोनों रहने चाहिए कांस्टेंट। तो याद रखिए किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ऐसा कब मुमकिन है, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और ये बात मैं बता चुका हूं, गैस लॉस के लिए दो के दरमियान में रिलेशन बताया, तो बाकी दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन इट्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है, इक्वल का साइन आता है और कांस्टेंट, तो V बराबर आ जाएगा KN के। और यही जो K है वो एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं V डिवाइडेड बाय N के जरिए। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको अगर मैं डिवाइड करा दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस K की वैल्यू को, ठीक है, समझ गए बात। तो ऐसा ही कांस्टेंट जो है वो बॉयल्स लॉ में भी आया था, ऐसे ही कांस्टेंट जो है वो चार्ल्स लॉ में भी आया था, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है और ये यूज हो रहा है फॉर एवोगाड्रोस लॉ। पहली मिसाल, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जो मैंने भी मिसाल दी थी उसको सही तरीके से। सबसे पहले हमारे पास एयरगन है, ठीक है। एयरगन की बात यह है कि अभी फिलहाल मैंने उसका वॉल्यूम कितना करा हुआ है, अभी मैंने उसका वॉल्यूम, या वॉल्यूम से पहले आप समझ जाओ उसकी क्वांटिटी यानी कि एन मैंने कितना किया हुआ, उसका क्वांटिटी मैंने करी हुई है 1 मोल, ठीक है। जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है उसका यूनिट आपको पता है, मोल होता है, तो क्वांटिटी मैंने करी हुई है एयरगन गैस की 1 मोल। और उसी के ऊपर मैंने प्रेशर कितना रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने प्रेशर रखा हुआ है 1 atm, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसी का जो टेम्परेचर है वो 273, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही जो 1 atm है ना, ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, और 273 केल्विन जो है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो ऐसी सूरत में पता है क्या, एयरगन गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर्स के बराबर। सही है। ये एयरगन के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करा कि हमने उसकी एयरगन गैस का 1 मोल सेलेक्ट करा, ठीक है, 1 मोल सेलेक्ट करा, प्रेशर 1 atm रखा, टेम्परेचर 273 केल्विन रखा, तो हमने देखा वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है 22.4 लीटर्स। और 1 मोल हमेशा गैस इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और मास हमारे पास कितना आ गया, मास आ गया हमारे पास 40 ग्राम, यानी कि मास तो 40 ग्राम है, लेकिन आप एक बात देखिए कि जो वॉल्यूम है वो 22.4 रहा, ठीक है। अब जरा दूसरी गैस पे यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही एक्सपेरिमेंट हमने ऑक्सीजन पे करा। ऑक्सीजन का 1 मोल सेलेक्ट करा, तो हमें मालूम है ऑक्सीजन का 1 मोल कितने ग्राम का होता है, वो होता है 32 ग्राम का, जिस तरीके से एयरगन का 1 मोल 40 ग्राम के बराबर था। अब क्वांटिटी मैंने 1 मोल ही रखी है, ठीक है, प्रेशर 1 atm रखा है और टेम्परेचर भी 273 रखा है। तो बात यह है कि अगर, और वॉल्यूम ये भी कितना ऑक्यूपाई कर रही है, ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 22.4। तो वही बात है कि जो गैसेज हैं अगर उनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं, ठीक है, तो वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरी करती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। और वो यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं देख लूँ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के तौर पे, तो वो 1 मोल मौजूद है। इसी तरीके से और एक गैस के एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन, जो कि मैंने इससे पहले ही बताई थी। नाइट्रोजन भी अगर उसी सिलेंडर के अंदर है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम 22.4 है, नाइट्रोजन का एक सिलेंडर था जिसका वॉल्यूम 22.4 था, हमने उसके अंदर नाइट्रोजन को फिल करा और हमने देखा कि हमने प्रेशर रखा 1 atm और टेम्परेचर रखा 273, तो उसमें भी नाइट्रोजन के कितने मोल आ गए, नाइट्रोजन के 1 मोल आ गए। और 1 मोल का मतलब कितना मास होता है, 1 मोल का मतलब 28 ग्राम होता है। तो मासेस तो चेंज होते हैं गैसेस के,
गैसेज हल्की और भारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की या नंबर ऑफ मोल की। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वॉल्यूम पर इक्वल होते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो। ठीक है, यही था हमारा एवोगाड्रोस लॉ। जनरल गैस इक्वेशन के अंदर जैसे कि मैंने बताया लॉज को कंबाइन करना है, तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और उसके लिए हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है? उसके लिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होते ही कांस्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स होते ही कांस्टेंट है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। बाकी स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, हम कह रहे हैं ना जो गिवन मास है गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाई किए हुए प्रेशर पे अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, V प्रोपोर्शनल 1/P। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ के मुताबिक क्या है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, मास कांस्टेंट रखा हमने, और हमने देखा कि वो जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और उसके लिए हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है? प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये दोनों लॉज मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, नहीं अगर इस नहीं आते ये वाले लॉज तो आप बिल्कुल जाकर जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की उसके अंदर इससे पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है ना। तो चार्ल्स लॉ के में हमने क्या स्टडी करा था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है अगर नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को हम क्या रखें? कांस्टेंट रखें। तो V प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ आज जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा तीसरा, एवोगाड्रोस लॉ, उसके मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, जो कि यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल आ गया नंबर ऑफ मोल्स के, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। नाउ हम क्या करेंगे? हम तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, सिर्फ कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो कंबाइन करके क्या आ गया हमारे पास? एन और टी तो ऊपर लिखे हुए थे और पी अपॉन में लिखा हुआ था, तो वो अपॉन में आ गया। ठीक है, दोबारा देखिए, टी और एन तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना, सिर्फ पी अपॉन में लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो वी ही आएगा जो हम कंबाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे अलबत्ता पी अपॉन में आएगा और वी और टी ऊपर, एन और टी ऊपर आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और कोई कांस्टेंट आता है। क्या है ये कांस्टेंट? जो कांस्टेंट आया है, रीअरेंज कर लूं अगर मैं, तो ये जो पी डिवाइड हो रहा है ये इधर वी के साथ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी वी अपॉन एन टी बराबर आ गया किसके? ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर रीअरेंज करा, तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया कि पी वी ओवर एन टी किसके बराबर है? ये बराबर है कांस्टेंट के। और ये जो कांस्टेंट है जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर आता है आर के। आर जो है वो कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला बना हमारे पास, पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल टू आर। आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और कहते हैं इसे जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और रीअरेंज करेंगे तो हमें जो जनरल गैस इक्वेशन है वो मिल जाएगी। यही फॉर्म है जो सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पीवी बराबर होती है एन आर टी के, यानी कि किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट, और उस गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोडक्ट के। और फिर वही बात जहां से स्टार्ट हुई थी पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, गैस की स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। और आर तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होता नहीं है, वो तो सेम वैल्यू रहती है। अभी मैं उसकी वैल्यू भी निकलवा दूंगा। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस भी कहलाती है और जनरल गैस इक्वेशन है। अच्छा जी, ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, ये जनरल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो वैल्यू ऑफ कैपिटल आर है ना, वो जो हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर यूनिट्स, यानी कि डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ठीक है ना, वो इतनी आती है, यानी कि जो आर की वैल्यू है इतनी आती है, 0.0821। ठीक है, जो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बात करूं, मतलब फिलहाल केमिस्ट्री में तो हम लोग सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना। सीजीएस सिस्टम के अंदर प्रेशर को एटीएम में नापा जाता है और वॉल्यूम को किस में नापा जाता है? वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में नापा जाता है। ठीक है, लेकिन आर की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट यूनिट्स में। जैसे एमकेएस में हमारे बुक के अंदर एक्सप्लेन करिए, तो मैं सीजीएस और एमकेएस दोनों में ये वैल्यू आप लोगों से फाइंड करवा देता हूं। सबसे पहले एटीएम डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल केल्विन को कर देते हैं। ठीक है,
क्या बनेगा? कंसिडर कर लेते हैं 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैं आपको अभी बता चुका हूं। हर गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें मालूम है। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर होता है 273 स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कैसे? केल्विन के अंदर ना, वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है बट उसमें प्लस 273 करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा 273। प्रेशर 1 atm की बात हो रही है, 1 एटमॉस्फेयर की बात हो रही है और 1 मोल का कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि वैल्यू आ जाए हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की। और वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। आर फाइंड करना है, तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर की वैल्यू चाहिए तो एन और टी पीवी के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो अब देख लो वैल्यू क्या है। प्रेशर की जगह पे 1 पुट करा, वॉल्यूम की जगह पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब पुट करा। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? एन अपॉन में मैंने 1 पुट कर दिया, 1 मोल, और टेम्परेचर था 273। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.082 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है ना, ये हमारे पास आर आ गया जो कि सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे सीजीएस सिस्टम के अंदर। आर की यही वैल्यू है, बट एम के सिस्टम में थोड़ी डिफरेंट वैल्यू है, वो बताता हूँ। एम के सिस्टम जो कि होता है जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक यूनिट है जो हम यूज करते हैं। तो इसका क्या यूनिट बनेगा? हमने कंसिडर कर लिया 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 एटीएम को अगर मैं एसआई यूनिट में लिखूं यानी कि एम के सिस्टम में, तो एम के सिस्टम में ये कहलाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको पास्कल भी कहते हैं। दोनों यूनिट है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। एम के सिस्टम के अंदर पास्कल यूज होता है। और वही एटीएम को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं पास्कल के अंदर तो वो आता है 1.01 10⁵ पास्कल। तो प्रेशर आ गया पास्कल में, टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 करेंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है और हमें पता है 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बट मैं चाह रहा हूं कि उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, तो डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना होगा। ठीक है, तो डेसी का मतलब होता है डिवाइड बाय 10। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1 या डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है तो इस वजह से क्यूब का मतलब क्या हो गया? अपॉन में हमें 1000 लिखना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात? ये अगर मैं लिखूंगा तो मल्टीप्लाई बाय, अगर क्यूब कर रहा हूं तो क्यूब का मतलब बेसिस सेम ये आ गया ना, इस तरीके से पावर के ऊपर पावर, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा 10⁻³ तो या तो 22.4 को 1000 से डिवाइड करा दो या मल्टीप्लाई करा दो 10⁻³ से, एक ही आंसर आएगा। और वो क्या आंसर बन रहा है? वो आंसर बनता है 0.0224 मीटर क्यूब। सही है, तो डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर लिया क्योंकि एसआई यूनिट या एम के सिस्टम के अंदर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापा जाता है। आर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही सोल्यूशन है, पूरा देख लो एक साथ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आर आ जाएगा पीवी अपॉन एनटी। ये आ गई पी की प्रेशर की वैल्यू, ये आ गई वॉल्यूम की वैल्यू, ये आ गया नंबर ऑफ मोल, ये आ गया टेम्परेचर। तो आंसर आ जाएगा 8.313 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो वहां पे जो डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर लिखा हुआ था एसआई यूनिट्स में उसको जूल्स कहते हैं, जो वर्क डन या एनर्जी का यूनिट है। तो ये होता है 8.313 जूल पर मोल केल्विन, जो कि है सेकेंड वैल्यू एम के यूनिट सिस्टम्स के अंदर वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस है वो आइडेंटिकल हों फॉर गैसेस, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो किसी गैस के डिफ्यूज होने का, एक्सपेंड होने का जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अब एग्जैक्ट क्या बना? एग्जैक्ट ये बना कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, यानी कि डेंसिटीज के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मकसद ये है अगर डेंसिटी का स्क्वायर रूट ज्यादा आएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और अगर डेंसिटी का स्क्वायर रूट कम आएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली ऐसे आप लिख सकते हैं, दैट इज आर जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो वो आ गया इनवर्सली अंडर रूट डी के, और अंडर रूट डी आपको पता है ना, डी किसको शो कर रहा है? डी शो कर रहा है डेंसिटी को, और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी तो है ही। तो ग्राम जो है वो इस नतीजे पहुंचा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस।
ठीक है, मैथमेटिकली समझ लेते हैं। दो गैसेस कंसिडर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, सबसे पहले एक गैस ए कंसिडर कर रहे हैं, फिर एक गैस बी कंसिडर कर रहे हैं, और इसी तरीके से ए की डेंसिटी D1 है और बी की डेंसिटी जो है वो D2 है, और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है और R2 है, यानी कि ए का 1 है और बी की जो वैल्यूज हैं वो 2 हैं। तो अगर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को लिखें फॉर गैस ए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस ए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R1 प्रोपोर्शनल है 1/√D1 के, ठीक है ना। सिर्फ क्या फर्क आया, यहाँ पे R1 आ गया तो यहाँ पे मैंने D1 कर दिया, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होता है तो इक्वल टू का साइन आता है और आता है कांस्टेंट। लेट से यहाँ पे आने वाला कांस्टेंट है K, बाकी सब कुछ उसी तरीके से लिखा हुआ है। लेट से ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो गैस ए के लिए हमारे पास आंसर आ गया R1 इज इक्वल टू K 1/√D1। अब सेम प्रोसीजर हमें करना है फॉर सेकंड गैस यानी कि गैस बी। गैस बी के लिए R2 बन जाएगा, जब ये R2 बनेगा तो ये बन जाएगा D2, यानी कि R2 इज प्रोपोर्शनल है इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ D2, और फिर वही बात है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा, इक्वल टू का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, जाहिर सी बात है, कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के लिए जो कंडीशंस थी टेम्परेचर की और प्रेशर की उनको हमने सेम रखा था, जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हैं, 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड करा दो। तो फॉर एग्जाम्पल हम डिवाइड कराते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो ये कुछ आएगा R1 डिवाइड बाय R2 और यहाँ पे K 1/√D1 और डिवाइड बाय 1 K आ गया एज इट इज और 1/√D2। तो K से K होगा कैंसिल, क्योंकि मैंने बताया दोनों में कांस्टेंट तो सेम ही है, जो कंडीशंस हैं टेम्परेचर की प्रेशर की वो सेम है। K कांस्टेंट आने के बाद कैसी फॉर्म बनेगी, इस किस्म की फॉर्म बनेगी। अच्छा, अब इस डिवाइड के साइन को, ये वाला जो डिवाइड का साइन है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि D2 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, ऐसे कुछ होगा ना, ठीक है ना। यानी कि ये जो डिवाइड वाला साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में अगर करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा D2, ठीक है, और वो जो ऊपर लिखा हुआ था 1 वो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट D2 से और यहाँ पे D1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट D1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट D2 अपॉन अंडर रूट D1। तो R1 डिवाइड बाय R2 बराबर आ रहा है अंडर रूट D2 ओवर अंडर रूट D1 के। तो ये जो हमारे पास है फॉर्म, ये दो रूट हैं, और आप पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में, मैट्रिक मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कि अगर दो रूट्स हैं डिवाइड हो रहे हैं तो रूट एक ही बार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D1 अपॉन D2। ठीक है, तो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक तरीके का है लिखने का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बट इसको मॉलिक्यूलर मास के तौर पे भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होता है डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम रिप्लेस कर सकते हैं D को M से, तो हम सिर्फ D को M से रिप्लेस करा देंगे, तो बनेगा क्या, ये बनेगा R1 अपॉन R2 और इसकी जगह पे आ जाएगा M2 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा M1। तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है अगर मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह यूज करने होंगे न्यूमेरिकल में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और डेंसिटी के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इफ 2 और मोर गैसेस, अगर 2 या 2 से ज्यादा गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, बस हमने उनको फिल करा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, तो 2 गैसेस हैं, 2 या 2 से ज्यादा गैसेस हो सकती हैं, बट वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, उनको हमने क्या करा हुआ है, दे आर इनक्लोज्ड इन अ वेसल, किसी वेसल कंटेनर के अंदर हमने उनको इनक्लोज किया हुआ है। तो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम, जो टोटल प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही होंगी वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर वो अलग से लगाते, ठीक है, उन सब के जो है वो सम के बराबर होगा, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वही स्टेटमेंट बन गई कि 2 या 2 से ज्यादा गैसेस को अगर एक कंटेनर वेसल में फिल कर दें बट वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें, तो टोटल प्रेशर बराबर होगा उनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के। मैथमेटिकली समझते हैं इस बात को, कंसिडर कर लेते हैं मिक्सचर है 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, लेट्स से A, B एंड C, तो उनके पार्शियल प्रेशर कह देंगे हम PA, यानी कि A गैस का पार्शियल प्रेशर PA है, अगर वो अलग से किसी कंटेनर में फिल होती है तो कितना प्रेशर लगाती है, PA। इसी तरीके से अगर गैस B किसी कंटेनर में अलग से भरी होती है तो वो प्रेशर कितना लगाती है, वो प्रेशर लगाती है PV। और इसी तरीके से अगर गैस C किसी कंटेनर फिल होती है तो वो अलग से प्रेशर लगाती है PC। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक हम लिख सकते हैं P टोटल, जो उनका टोटल प्रेशर है वो बराबर आएगा PA प्लस PB प्लस PC, यानी कि उनके जो पार्शियल प्रेशर है
उनका जो सम हम करेंगे वही बराबर आ जाएगा गैस के टोटल प्रेशर के, जैसा कि मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और इसी को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन फिल करी हुई है, तो प्रेशर आ रहा है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये उसका प्रेशर है। ठीक है, हमने गेज में देखा प्रेशर, तो 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ऑक्सीजन का अलग से प्रेशर। अब एक अलग से कंटेनर है, उसमें नाइट्रोजन फिल करी हुई है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल वगैरह है यहाँ पर। अब प्रेशर कितना अप्लाई कर रही है, नाइट्रोजन प्रेशर अप्लाई कर रही है 593 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसका प्रेशर इससे ज़्यादा है। अब जब इन दोनों को एक ही कंटेनर में फिल कर देंगे, तो कंटेनर फिल करने के बाद क्या हो जाएगा, 159 प्लस 593, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 752 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो देख लो, जितना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग सिलेंडर्स में लगा रहे थे, जब उनको एक साथ फिल करा तो दोनों का प्रेशर सिर्फ हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो हमें उनका टोटल प्रेशर मिल गया। तो यही फायदा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को? बहुत ही आसान सी बात है। देखो, नॉन रिएक्टिंग अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो हर गैस जो एक्सर्ट करती है सेपरेट प्रेशर, वो किस वजह से होता है कंटेनर में, वो होता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर ऑक्सीजन एक कंटेनर के अंदर फिल थी, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दीवारों से जाके जो टकरा रहे थे वेसल की, तो जितना वो टकरा रहे थे उतना प्रेशर बन रहा था। इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी दीवारों से टकराने की वजह से बन रहा था विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जो टोटल प्रेशर होगा जो एक्सर्ट करेगा उनका मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, वो बराबर होगा सम ऑफ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। यानी कि अगर ऑक्सीजन के अंदर 100 कोलिजन हो रहे थे और नाइट्रोजन के अंदर 200 कोलिजन हो रहे थे, तो जब तीनों को मिला देंगे तो उसी वक्त के अंदर उस मिक्सचर के अंदर 300 कोलिजन होंगे। तो क्योंकि वो उसके टोटल के बराबर था कोलिजन्स के, इसी वजह से जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स? कौन सी इसमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है बिटवीन मॉलिक्यूल्स? कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स या वैन डर वाल्स इक्वेशन याद रखिए। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स नहीं कहलाते, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, बाकी सब हैं ऑप्शंस के अंदर। विच इज़ इनकरेक्ट इन केस ऑफ आइडियल गैसेस? इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आइडियल गैसेस के लिहाज से गलत है? गलत को देखना है हमें, इनकरेक्ट को देखना है। ऑल मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम विद द सेम स्पीड, बिहेव इंडिपेंडेंटली, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कैन बी लिक्विफाइड। वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, सेम स्पीड के साथ तमाम मॉलिक्यूल्स मूव करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज्ड to prevent the volume of a given gas from expanding when its mass is increased? अगर हम मास को बढ़ाएं, ठीक है, और हम चाहें कि वॉल्यूम ना बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाह रहे हैं कि हमने मास बढ़ा दिया और हम चाहें कि उसका वॉल्यूम ना बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ इंक्रीज, दोनों को इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ लोअर्ड, टेम्परेचर इज लोअर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ये बात सही है। अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं जिससे उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की, जो VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़, वो कम हो जाएंगी, और जो प्रेशर है जब उसको बढ़ा देंगे तो अपने आप जो एक्सपेंशन है वो रुक जाएगी। और हम यही तो चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रिवेंट करें द वॉल्यूम चेंज। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ लोएस्ट डेंसिटी? इसमें से कौन सा जो है जिसकी डेंसिटी लोएस्ट होती है? डेंसिटी लोएस्ट का मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने का मतलब हो गया कि उनकी डेंसिटी कम होती है। इफ़ 1/v इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, 1/v को हम प्लॉट करें ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम प्रेशर को प्लॉट करें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। टेम्परेचर एक कांस्टेंट होते ही ये हो गया हमारे पास बॉयल्स लॉ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो ये हो गया बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। व्हाट शुड अपीयर? कौन सी लाइन बननी चाहिए? तो बॉयल्स लॉ के नाम से ये परेशान मत हो जाना कि बॉयल्स लॉ में तो जो है ना एक कर्व बन रहा होता है। बेसिकली बॉयल्स लॉ में अगर P और V के दरमियान में ग्राफ बनाते हैं तो कर्व बनता है, अदरवाइज अगर 1/v कर दिया तो बन जाती है एक स्ट्रेट लाइन। विच वन इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ R? यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है?
ठीक है 0.082। अच्छा सारी वैल्यूज़ इन्होंने सेम दी हुई हैं, सिर्फ फ़र्क क्या आ गया, यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं यूनिट्स डिफरेंट। तो 0.082 डेसीमीटर क्यूब और ATM, और साथ में आ जाएगा केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन अ डिफरेंस इन, किस चीज़ का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो याद रखिए रेस्पिरेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जो गैसेस के प्रेशर है, डिफरेंट प्रेशर, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, प्रेशर रिलीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, इसी के ज़रिए हम जो है वो सांस को अंदर या बाहर धकेलते हैं, जिसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैन ओनली बी कैरीड आउट इफ़, जो लिक्विफिकेशन है किसी भी गैस की, उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं विदाउट केयरिंग द क्रिटिकल वैल्यू, नहीं क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल देखनी पड़ती है। द टेम्परेचर इज मोर देन द क्रिटिकल, द टेम्परेचर इज बिलो द क्रिटिकल एंड प्रेशर इज़ वेरी हाई, तभी हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। याद रखिए प्रेशर तो बहुत हाई होना चाहिए। जैसे CNG के केस में आप याद रखें कि वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तभी वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, या LPG की एग्जांपल आप कंसिडर कर लें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, तो प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम इक्वल वॉल्यूम्स की बात करें तमाम गैसेस के सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, ठीक है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो याद रखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है जब सारी चीज़ें इक्वल हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो जाएंगे। नंबर 10, द लाइट temperature at which a substance can exist as a liquid is called, the light temperature, बहरहाल the temperature at which a substance can exist as a liquid is called, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है वो लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, वो अभी भी ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड, मतलब सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। Who made volume and pressure correction to explain deviation of gases from ideal behavior? इसमें से कौन वो शख्स था जिसने जो है वो आइडियल गैसेस का जो चेंज हो जाता है बिहेवियर वो बताया था? क्लॉसियस, बोल्ट्जमैन, चार्ल्स वैंडरवाल। वैंडरवाल ने जो है उसको चेंज किया था, इक्वेशन को, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था। द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो हम लोग ईजिली समझ सकते हैं क्या है इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। द प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। 1 ATM के बराबर नहीं होता, बल्कि आप ऐसा कर लें कि 1 ATM बराबर होता है 1.01 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल के, तो ये तो बराबर होते नहीं है। द गैसेज सडनली डैश इफ दीज आर अलाउड टू एक्सपेंड। अगर गैसेस को अचानक से बढ़ने दिया जाए, यानी कि हम उसमें करवा दें, अचानक से का मतलब हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर हम एक्सपेंशन कराएं अचानक से तो उसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं, तो फ़ौरन के फ़ौरन कूल डाउन हो जाती हैं। लाइक ड्यूरिंग अगर टायर जो बर्स्ट हो जाए तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। एयर एट सी लेवल इज़ डेंस। सी लेवल के ऊपर जो एयर है वो डेंस है। दिस इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, ये किस चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब आ जाते हैं, ठीक है, दूसरी जगह के लिहाज से, तो जाहिर सी बात है ये उनके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज़ डाल्टन्स लॉ। और नंबर 17, विच ऑफ दीज गैसेज डिफ्यूजेज मोर क्विकली देन द ऑक्सीजन। इसमें से कौन सी गैस जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज़ी से जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है? तो डिफ्यूजन आप जानते हैं कि वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। डेंसिटी ज़्यादा और डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, और डेंसिटी कम तो डिफ्यूजन ज़्यादा। सो H2S है, NO है, Cl2 है और N2O है। याद रखिए NO जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो डिफ्यूज़ करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। टू मेजर द ट्रू प्रेशर ऑफ अ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज। अगर हम मेजर करना चाहते हैं ट्रू प्रेशर ऑफ द गैस
जो कि कलेक्ट किया जाता है, और वाटर प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज, क्या करना पड़ेगा उसको, टोटल प्रेशर में ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं सही प्रेशर मेजर कर लें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द टोटल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 19, एक गैस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। नॉन आइडियल बिहेवियर वो तब शो करती है जब उसका प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। बी को कर रहा हूँ मैं सर्कल ना, ठीक है, ये ए मत समझना। और ये पता है क्या, आप इस तरीके से याद रखिए कि जो रियल गैसेज हैं ना वो बिहेव करती हैं एज आइडियल गैसेस। जो रियल गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करती है तो वो कब पॉसिबल है, जब प्रेशर लो हो, लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, तब ये ओबे करते हैं। तो सॉरी, हाई टेम्परेचर हो, ठीक है ना, तभी पॉसिबल है ये। तो इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा हाई और टेम्परेचर हो जाएगा लो, ठीक है जी। 20, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ गैस रेफर्स टू एज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन पर आता है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, और 760 सेंटीमीटर होता है। 76 सेंटीमीटर हो सकता है, बट मिलीमीटर के अंदर वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 21, टू विच मिक्सचर ऑफ गैसेज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल। कौन से, जो यहाँ पे पेयर्स गिवन है, किस पर जो डाल्टन्स लॉ है पार्शियल प्रेशर का, वो अप्लाई ही नहीं हो सकता, डी पे नहीं हो सकता। सोचो क्यों नहीं हो सकता, ये सब दोनों गैसेज हैं, दोनों पे अप्लाई हो रहा है, ये दोनों गैसेज हैं, अप्लाई हो सकता है, ये भी दोनों गैसेज हैं। HCl इज़ नॉट अ गैस, तो उसके ऊपर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो गैसेज का लॉ है यूज़ हो ही नहीं सकता। 22, द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय इट्स 1 मोल, उसे मोलर वॉल्यूम कहा जाता है जो 1 मोल जगह घेरता है। 23, लिंड्स मेथड इज एम्प्लॉयड टू द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस डायरेक्टली। 24, the kinetic theory of gases predicts that the total kinetic energy of gaseous assembly depends upon, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, ये आ गया, टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कम। इस तरीके से उन्होंने कहा था, उस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ अ गैस रेफर्स टू, 1 मोल किसको कहते हैं, 1 मोल वो होता है जो इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट STP, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल जो इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग, ये स्टेटमेंट है पूरी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। और वैसे भी आप पार्शियल प्रेशर का वर्ड कहीं पर देखो समझ जाओ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज देयर आर, काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं, मॉलिक्यूल्स विच हैव कंसिडरेबल वॉल्यूम, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती, ना होने के बराबर की फोर्सेज अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, सो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, देयर इज मोर डेविएशन इन द बिहेवियर ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अगेन वही बात हो रही है, डेविएशन कब आती है, कब जो है वो, जो जैसे इन्होंने बोला था नॉन आइडियल बिहेवियर कब आता है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आता है। तो याद रखिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आता है, यानी कि बी पे जो लिखा हुआ है ना, तभी जो हमारी गैसेज हैं वो आइडियल से डेविएट करके क्या बन जाती हैं, रियल बन जाती हैं। टू करेक्ट वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर इज क्लोज टू, कौन सी इक्वेशन है, 0.082, और क्या बनेगा यूनिट हमारे पास, लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर ATM केल्विन और लीटर यही है ना, लीटर यही बनेगा, ठीक है। फॉर्मूले से याद करो ना, R इज इक्वल टू क्या बनता है, PV इज इक्वल टू NRT, N और T नीचे आ जाएंगे और ऊपर आ जाएगा PV, ठीक है। तो ATM के लिए ये आ गया प्रेशर, वॉल्यूम के लिए आ गया लीटर, केल्विन इनवर्स हो गया और मोल इनवर्स हो गया। 30, the density of gas at 227 degree Celsius and 1 atm is D. For example, pressure remaining constant, pressure को हमने सेम रखा, at which of the following temperature will its density becomes 0.75 D, तब जाके उसकी डेंसिटी जो है वो हो जाएगी 0.7 D। पहले जो डेंसिटी थी वो D के बराबर थी। V1 over T1 is equal to V2 over T2। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो M
डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना ये, और डेंसिटी को डी से शो किया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर अलग करें तो हमें पता है डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी, मास ओवर डेंसिटी, ठीक है, और डिवाइड बाय T1। और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा V2 की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू है m ओवर रॉ, इसको ρ1 कर देते हैं, इसको ρ2 कर देते हैं, डिवाइड बाय T2 हो जाएगा। और मास जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या मास को कैंसिल कर दो इधर, m से m कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, हमारे पास बन गया 1 ओवर ρ1 T1 इज इक्वल टू 1 ओवर ρ2 T2। और हमें जो है ना वैल्यू किसी कैलकुलेट करनी है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके टेम्परेचर की, T2 कैलकुलेट करना है। तो T2 को अगर अलग करेंगे, T2 इधर चला गया, ρ2 आ गया इधर डिवाइड में, और ρ1 और T1 इस तरफ रहेगा मल्टीप्लाई। तो पहले डेंसिटी जो है वो D के बराबर थी, टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस था, प्लस 273 करोगे तो केल्विन में आंसर आएगा, यानी कि 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बाद में डेंसिटी कितनी कह रहे हैं 0.75 इंटू डी कह रहे हैं, तो डी से डी हो जाएगा कैंसिल। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें 300 को डिवाइड करना है 0.75 से, विच इज इक्वल टू 400 केल्विन, 400 केल्विन। 31 एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज, एक आइडियल गैस को हम लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलवेज अबव जीरो, इट्स मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। असल बात यह है हम लिक्विफाई इस वजह से नहीं कर सकते कि जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेज होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, और ये बात हो रही है फॉर आइडियल गैस, इस वजह से उनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज फ्रॉम 27 टू 927, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे कितना फ़र्क आ जाएगा, हमने टेम्परेचर को 27 से बढ़ा के इतना कर दिया, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये बात याद रखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक ये डायरेक्टली डिपेंड करती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर पे, ठीक है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है अगर बाकी सारी वैल्यूज़ को कांस्टेंट रखा जाए, अगर बाकी सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है तो ये डिपेंड करती है अंडर रूट पे। अब ये कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर को कितना कर दिया, टेम्परेचर को हमने 27 से बढ़ा के 927 कर दिया। अगर इस तरीके से करें, पहले जो है वो वेलोसिटी v1 थी, बाद वाली v2 हो गई, तो अंडर रूट हमने टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया, पहले वाला T1 था, बाद वाला हो जाएगा T2। तो इसको जो है ना सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कितना बनेगा, इजी हो जाएगा। v1 ओवर v2 इज इक्वल टू, अगर सिर्फ उसी समझ लो प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 और यहाँ पर आ जाएगा T2। तो 27 से बढ़ा के 927 कर दिया, 27 का मतलब हो गया 300 केल्विन, और फिर इसमें 900 और ऐड कर दो ना, इसमें हमने 900 और ऐड कर दिया, 300 और प्लस 900, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। और पहले जो है वो v1 थी, बाद वाली कितनी v2 का नाम देना है, और फॉर्मूला हमें कैलकुलेट किसका करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1/4 v2, और यहाँ पे लिखा है v1, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, v2 ऊपर लिखा हुआ है, नो ऊपर v1 लिखा हुआ था, नीचे v2 लिखा हुआ है, v1 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे v2 लिखा हुआ है, v2 की वैल्यू अलग करेंगे, 2 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2v1 हो जाएगा, यानी कि जो स्पीड है वो हो जाएगी डबल्ड d। 33 द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 रेज़ टू द पावर, ये गलती है, 23 होता है। एन आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक गैस इक्वेशन कैन बी लिक्विफाइड, किसी भी आइडियल गैस को हम कब लिक्विफाई कर सकते हैं, जो कि ओबे कर रही है हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन को। इट्स टेम्परेचर इज मोर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, इट्स प्रेशर इज मोर देन द क्रिटिकल प्रेशर, इट्स प्रेशर इज मोर देन द क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर लेस देन। भाई हम लिक्विफाई नहीं कर सकते एट एनी वैल्यू ऑफ P and T बिकॉज इन आइडियल गैस देयर आर नो अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, देयरफॉर हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल इन SI यूनिट्स इज, और एट इतने टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है हमें एक गैस की, गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पर मोल मॉलिक्यूल मालूम करनी है, और इतना टेम्परेचर है। तो फार्मूले के मुताबिक
जो काइनेटिक एनर्जी है k डॉट ई इज इक्वल टू 3/2 kT होती है। सही है जी। तो 3/2 kT, इसको सिंप्लीफाई कर लो। k की वैल्यू आपको बताऊं क्या है, 1.38 10⁻⁻23 और टेम्परेचर आप रखना 25 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा ये 298। टेम्परेचर इतना रखो और k की वैल्यू ये पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ये आना चाहिए 6.17 10⁻⁻21 जूल्स के बराबर। द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस डज नॉट एग्जिस्ट, वो टेम्परेचर जिसके नीचे गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिक्विफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज़ नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर गैस एंड, और ये कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो देखो PV बराबर होता है NRT के, और नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है पर लीटर, तो N/V होगा और ये बनेगा P/RT। सही ना, N/V करना है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर लीटर, तो P/RT हो जाएगा। P/RT कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। 38 equal volumes of gases at same temperature and pressure containing equal number of particles. This statement is direct consequence of ideal gas equation, same number of molecules होते हैं। And finally 39, according to kinetic theory of gases, in an ideal gas between two successive collisions of a gas molecule travels, जब भी अभी जो है वो टकराए हैं, टकराने से दूसरे कोलिजन तक जब भी ट्रेवल करता है मॉलिक्यूल, तो वो ट्रेवल करता है इन अ स्ट्रेट लाइन। टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अदरवाइज वो ट्रेवल करता है इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, तो ये हो गए आज की हमारी प्रैक्टिस और आज का हमारा लेक्चर। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। अल्लाह हाफिज़।